मेरा नाम सोनिया है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। आज मेरी शादी है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे पिता ने मेरी शादी एक किसान से तय कर दी। मुझे यह शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, पर मैं अपने माता पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही छोटी थी, ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है। शादी हुई और मैं अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। काफ़ी लंबा सफ़र था। 6 घंटे के सफ़र के दौरान मैं अपने पति के घर पहुंची थी। 2-3 घंटे की पूजा विधि के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और वहां बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी। रोने की सिवा और तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे थोड़ा अनपढ़ गंवार लगा। उसका रंग सांवला था। मुझे उसे देखकर ही घिन आ रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे उसका देखना और मुस्कुराना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कहने लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने तुरंत जवाब दिया कि और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ और गंवार पति मिला। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और क्या करती मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, यह कहकर कि लड़का बहुत अच्छा है, ख़ानदानी है, ज़मीन भी बहुत है, खुद खेती करता है, तुम सच में बहुत खुश रहोगी। पर क्या खुश सिर्फ और क्या दुख खानदान और पैसा ही होता है? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? मेरा मन मान नहीं रहा था क्या मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया था? मेरा मन मेरे शब्दों के विरोध में जा रहा था और मैं इस गुस्से में आकर पति को सुनाए जा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दूं। इस पर रोहित कहने लगा कि सोनिया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सही तो कह रही हूँ मैं। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बराबरी कर सकते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खुद का मुंह देखा है कभी आईने में? तुम ना ही पढ़े लिखे हो, ना ही दिखने में सुंदर। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुम में क्या देखा जो मेरी शादी तुमसे करवा दी। यह कहकर वह रोने लग गई। रोहित क्या कहें यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने रोते रोते कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर वह हैरान था और कहने लगा कि सोनिया, तुम यह क्या कहे जा रही हो? मुझे पता है मैं क्या कहे जा रही हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ वह तुमसे कई गुना सुंदर है, पढ़ा लिखा। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई थी और वह कमरे से बाहर चला गया। पर वह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम घंटों एक दूसरे से बात करते रहते थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी करने वाले थे। आज मैं अपनी ही किस्मत पर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद रोहित कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर पानी था। शायद वह बहुत रोया था। उसने बेड पर से चादर उठाई और चटाई बिछाकर नीचे सो गया। मैं भी अपने कपड़े बदलकर सो गई। दिन बीत रहे थे। ना रोहित से बात करती थी और ना वो मुझसे। वह मेरे उठने से पहले ही खेतों पर चला जाता था। शाम को भी काफ़ी थक कर देर से घर आता था। वो भी पूरा पसीने से भीगा होता। उससे मिट्टी और गोबर की बदबू आती थी। मुझे इससे घिन आती थी तो मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती और कमरे के बाहर निकल जाती। बाद में जब वो फ्रेश होकर बाहर आता तो मेरी एक ही मजबूरी थी कि मुझे सबके साथ शाम को खाना खाना पड़ता था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे तो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के बाद मैं एक ही रोटी खाती हूँ और उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। शायद रोहित के समझ में आ गया था कि मुझे उनके सामने खाना नहीं खाया जाता है, इसलिए वह एक ही रोटी खाकर उठ जाता था। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह भर पेट खाना खाए या नहीं। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत को लेकर सोचती रहती थी। मेरे पास जो फ़ोन था वह शादी से पहले ही माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि उस गांव में महिलाएं फ़ोन नहीं चलाती थीं। मुझे अंकित की बहुत याद आती थी, इसलिए मैंने सारी शर्म छोड़कर रोहित से फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे अंकित की बहुत याद आ रही है।
मुझे उससे बात करनी है। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना और अंकित का नंबर डायल किया। मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी थी और रोहित के सामने ही अंकित से बात कर रही थी। अंकित बेचारा भी बहुत परेशान था। मैंने रो रो कर उससे सारा हाल बता दिया। रोहित ने चादर ओढ़ रखी थी और चटाई पर लेटे लेटे सो गया। वह यह मेरी रोज़ की दिनचर्या हो गई थी। मैं रोज़ अंकित से बात करती और उस समय रोहित मेरे सामने होता। अंकित अभी भी मुझसे शादी के लिए राजी था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे। मैं बात करते करते बाहर आ गई। घर के सभी लोग सो गए थे। रोहित भी सो गया था। अंकित से बात कर ही रही थी कि इतने में मेरे जेठ आ गए और मुझसे फ़ोन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं, पति होते हुए भी तुम पराए मर्द से रिश्ता रखती हो। मेरे जेठ ने शायद सब कुछ सुन लिया था। वह मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। धीरे धीरे घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। रोहित भी आंखें मलते हुए बाहर आया और कहने लगा, क्या हुआ, क्यों इतने चिल्लाए जा रहे हो। मेरे जेठ ने सब कुछ सबको बता दिया था। सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी। बाद में खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, सबको सच के बारे में पता चल गया। अब मुझे ये मेरे मायके भेज देंगे और पापा भी परेशान होके अंकित से मेरी शादी ही करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहित तुरंत ही मेरी तरफदारी करते हुए कहने लगा कि मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह अपनी सहेली से बात कर रही होगी। उसने पहले ही मुझे सब बता दिया था कि ऐसा कहकर उसने भाभी को चुप करा दिया था। कोई अपने कमरे में चला गया। रोहित भी अपने कमरे में चले गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं भी गुस्से में उसके पीछे पीछे चली गई और कहा, कमरे में जाकर क्या ज़रूरत थी इतना बड़प्पन दिखाने की। अगर सभी को पता चल जाता ना, कम से कम मैं अपने मायके तो चली जाती और मम्मी पापा परेशान होकर मेरी शादी अंकित से करा ही देते। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। तब रोहित मुझसे बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें पूरे मान सम्मान के साथ स्वीकार करता है तो मैं तुम्हें खुद 2-4 दिन में छोड़ दूंगा। उसके पास जाकर मैं तुम्हारे सारे पाप अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर बाद में तलाक के कागज़ भिजवा दूंगा और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, अपनी गृहस्थी में खुश रहना। यह सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बार मैंने मन में उसके लिए सहानुभूति का निर्माण हुआ। फिर अगले ही पल में बाहर आई और अंकित से सारी बात बताई। वह भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ था और मुझसे कहने लगा कि तुम पहले शहर आ जाओ और अपने पति को तलाक दो, यहीं कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फिर तो तुम्हें तुम्हारे माँ पापा को अभी अपनाना होगा। मैंने हाँ कह दिया और अंकित से उसके घर का पता लिया। 2 दिन बाद मैं और रोहित अंकित के घर दिए हुए पते पर पहुँचे। मैंने रोहित से कहा कि तुम घर जाओ और 2 दिन बाद मुझे तलाक के कागज़ भिजवा देना। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं अंकित के साथ शादी कर लूँगी। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। 2-3 दिन के बाद मैं तलाक के कागज़ भिजवा दूँगा। तुम दोनों खुश रहना, चलता हूँ मैं। मैंने अंकित का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा अंकित ने ही खोला। घर में कोई नहीं था, पर उसने तो कहा था कि घर में सब एक साथ रहते हैं और शादी के लिए भी राजी हो गए हैं। पूछा तो कहने लगा सब लोग गांव गए हैं। बाद में हमने बहुत सी बातें की और फिर उसने मेरे साथ सेल्फी ली और वह किसी को भेज दी। मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को भेजी है और वह बाथरूम चला गया। उसका फ़ोन वहीं टेबल पर ही रखा हुआ था। इतने में उस पर मैसेज आया। मैंने देखा तो उस पर लिखा था कि माल अच्छा है, कितने में पड़ेगा। मैं सिर्फ 2 लाख ही दूंगा। यह पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बहुत डर गई, पर डरकर तो काम चलने वाला नहीं था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी सी बातें की और फिर मुझे वहीं बिठाकर किसी काम से वह बाहर चला गया। मैं तुरंत अपना बैग उठाई और वहाँ से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो जा नहीं सकती, इसलिए रोहित के पास मतलब अपने ससुराल निकल पड़ी। जब मैं ससुराल पहुँची तो रोहित मुझे देखकर हैरान था और कहने लगा कि अब क्यों आई हो, कहा था ना कि मैं 2-3 दिन में कागज़ पहुँचा दूँगा। मैंने रोते रोते उसे सारी बातें बताईं। यह सब सुनकर वह कुछ नहीं बोला, चुप रहा था। रात में हर रोज़ की तरह चटाई और चादर उठाई और नीचे बिस्तर बिछा रहा था।
आज रात भी मुझे नींद नहीं आई। मैं बस रोए जा रही थी। मैंने रोहित के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बस यही आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद अंकित का फ़ोन आया, पर मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह हुई तो देखा रोहित कमरे में नहीं था। मुझे उससे उसके किए की माफ़ी मांगनी थी और उसे अब पति के रूप में स्वीकार करना था, क्योंकि मुझे अब पता चल गया था कि उसके जैसा प्यार और मेरी चिंता कोई नहीं कर सकता। मुझे समझ में आ गया था कि इंसान की असली सुंदरता उसके बोलने से, व्यवहार से पता चलता है, ना कि सिर्फ सुंदरता से। और सच में मेरे रोहित उसके मन के बहुत सुंदर था। जब उससे प्यार करने लगी थी, शाम को जब वह घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, पर वह एक शब्द नहीं बोला। उसने कुछ कागजात दिए और बोला कि यह कुछ पेपर हैं, इन्हें पढ़कर साइन कर देना। मैंने बोला कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ। तुम अब हमेशा मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। रोहित कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं फूट फूट कर रोए जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि रात में जब रोहित कमरे में आएगा तब उससे माफ़ी मांगूंगी, वह ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। रात में जब वह कमरे में आया तो वहीं चटाई लेकर सोने चला, पर मैंने उसे रोका और उसके पैरों में पड़ गई। फिर उससे माफ़ी मांगने लगी। तब वह कहने लगा कि अगर तुमने यह पेपर पढ़ा होता तो तुम ऐसा नहीं कहती। उसने वह पेपर उठाया और मुझे दिखाया। वह पेपर दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी ज़मीन मेरे और अपनी माँ के नाम कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, पर मैं यह भी सोचे जा रही थी कि ये मेरे नाम ज़मीन क्यों कर रहा है। जब मैंने इस बारे में पूछा तो बोला कि 2-3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, शहर से आकर बताता हूँ। उसने उन पेपरों पर मेरा साइन लिया और सुबह शहर चल दिया। मैंने 2-3 दिन रोहित की राह देखी, पर वो नहीं आया। आखिर 5वें दिन रोहित आया, साथ में उनका एक दोस्त भी था। जब वह कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा, यह ज़मीन आप मेरे नाम क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और तुम अपने माँ बाप के घर जा नहीं सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त से शादी कर लो। उनकी यह बात सुनते ही मैं चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित किस तरह बकवास किए जा रहे थे। मैंने कहा, आप पागल हो गए हो, किस तरह की बात किए जा रहे हो? तो रोहित ने कहा, हाँ मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने शादी नहीं की तो मेरे दोस्त से, तो मैं जान दे दूँगा। तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे दोस्त से शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनसे प्यार करती थी और उनकी सलामती से मैंने हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि कल ही शादी होगी। अगले दिन मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी, क्योंकि हमें शादी के लिए मंदिर में जाना था। मुझे थोड़ी प्यास लग रही थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, बगल वाले कमरे में रोहित और उसका दोस्त था। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चली गई। मुझे अंदर देखकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बात छुपाकर हिचकिचाते हुए बोलने लगे, तुम यहाँ कैसे चलो? तुम्हारी शादी को लेट हो रहा है। मैंने रोहित की तरफ गुस्से से देखा और उनको गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगी और बोली, आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि अपनी तकलीफ भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा। क्या मैं इसकी हकदार नहीं हूँ कि आप मुझे अपनी तकलीफ बता सकें? तो वह कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो उसका दोस्त बोला कि रोहित को दिमागी बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। पैसे की वजह से वह अपना इलाज नहीं कराना चाहता है, इसलिए अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे सारी ज़िंदगी साथ में रहना है।
इसलिए मैं जो कहूँगी अब चुपचाप मेरी बात सुनेंगे। आपको इतनी तगड़ी तकलीफ़ थी और आप खुद ही सहन करने चले थे। तब उन्होंने कहा कि भले ही तुम्हारे सामने नहीं रोता था, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा था। जब मैंने तुम्हें शादी के जोड़े में देखा था तो मैं तुम्हें देखते ही रह गया था, लेकिन जब शादी की रात तुमने कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो और मेरे ही सामने तुम मुझसे बात करती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, मुझे घुटन सी महसूस होती थी। लेकिन मैंने फिर भी तुमसे कुछ नहीं बताया और खेतों में रोया था। तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पापा ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं इनके खेतों को कभी बंजर नहीं होने दूंगा, इसलिए खेती करता हूँ। रोहित की यह बात सुनकर मैं बहुत रोई। उसके बाद जितना भी पैसा लगा मैंने उनका इलाज करवाया और आखिर में वह ठीक हो गए। आज मैं 40 साल की हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, हमारा खुशहाल परिवार है। दोस्तों, अगर प्यार करने वाला हो तो ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो उसके सामना करने में कोई भी हार नहीं मानता। इसलिए शादी सूरत देखकर नहीं बल्कि सीरत देखकर करनी चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे।